नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं बहु आवेशों के मध्य बल। दोस्तों, मैं NCERT पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस सभी टॉपिक्स ले रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो कूलाम के नियम पर आधारित है। बहु आवेशों के निकाय में उपस्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल। इस टॉपिक को एक बार समझ लीजिए क्या है। हमारे पास में बहुत सारे आवेशों का एक निकाय है, मतलब एक छोटा सा स्पेस है, जगह है, और उस स्पेस में, उस जगह में बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। और उन बहुत सारे आवेशों के कारण से किसी पर्टिकुलर आवेश पर कितना बल लगता है वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में बहु आवेशों के निकाय में लगने वाले बल का व्यंजक निकालेंगे, साथ में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस व्यंजक पर आधारित। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपको बता दूं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, जो कि हमें इस व्यंजक को फाइंड आउट करने में उपयोगी है, यूज में आएगा वो। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है समझ लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा है और यहां पर भी आप समझ लीजिए क्या है कि किसी बिंदु पर किसी भौतिक राशि का कुल मान अलग अलग भौतिक राशियों के कारण से उत्पन्न मानों के सदिश योग के बराबर होगा। यहां पर जो सदिश राशि है वो है बल और किसी आवेश पर लगने वाला बल। तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जो मैंने बात बोली है वो एक बार फिर से सुन लीजिए कि अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि किसी निकाय में उपस्थित किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि जैसे हमारे पास में ये कोई निकाय है, निकाय का मतलब है इसमें बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। जैसे हम कंसिडर कर लें कि हमारे पास में जो निकाय है उसमें n आवेश उपस्थित हैं, n आवेश उपस्थित हैं, और उन n आवेशों के कारण से इस निकाय में स्थित किसी बिंदु P पर, ये जो बिंदु P है इसके ऊपर है कोई आवेश है Q0, इसको हम परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। और इस आवेश Q0 पर लगने वाला जो कुल बल है वो हमें इस व्यंजक में फाइंड आउट करना है। तो इस आवेश Q0 पर लगने वाला टोटल बल फाइंड आउट करने के लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत को यूज में लेंगे। तो देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो मैं इसको लैंग्वेज में यहां पर पुट कर देता हूं। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के निकाय में, आवेशों के निकाय में स्थित, आवेशों के निकाय में स्थित किसी आवेश पर, किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों के द्वारा, अलग अलग आवेशों के द्वारा, आवेशों के द्वारा
लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। आप यहां पर देखेंगे कि हमें यहां पर देखना है कि आवेश Q0 पर लगने वाला कुल बल कितना है। तो आवेश Q0 पर लगने वाला कुल बल है, उसको मैं F0 से पुट कर देता हूं। F0 से हम आवेश Q0 पर लगने वाला कुल बल यहां पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि आवेश Q1 के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल, आवेश Q2 के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल, Q3 के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल, और इसी प्रकार से nवें आवेश के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल। तो टोटल जो बल है वो है F0, और ये जो F0 है वो किसके तुल्य होगा? देखिए, F01 वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि आवेश Q1 के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल का मान फिर प्लस में F02 वेक्टर। इसका मतलब यह है कि Q2 के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल, उसी प्रकार से आप देखेंगे F03 वेक्टर आवेश Q3 के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल। सिमिलरली हम इसी तरीके से आवेश Qn के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल। तो ये हमारे पास में जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेशों के द्वारा आवेश Q0 पर लगाए गए बलों का सदिश योग है, और टोटल जो आवेश Q0 पर लगने वाला बल है वो अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। और यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है दोस्तों। अब यहां पर हम लेकर चलेंगे n आवेशों का निकाय, और इस F0 का मान यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए हमें आवेश Q0 से इन आवेशों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो ज्ञात करनी पड़ेगी। और देखिए, इनके मध्य की दूरी मैं ले लेता हूं R01 वेक्टर। सदिश के रूप में 1 से 0 की ओर आप ले सकते हैं। दूरी को चाहें तो आप R1 से भी लिख सकते थे, मैंने R01 लिखा है। इनके मध्य का जो स्थिति सदिश है वो R02 वेक्टर, 2 से 0 की ओर है, इसकी डायरेक्शन है। और इसमें यहां पर R03 वेक्टर, और ये है R0n वेक्टर। तो यहां पर हम देखेंगे कि एक एक करके हम देख लेते हैं कि आवेश Q1 Q0 पर कितना बल लगाता है, Q2 Q0 पर कितना बल लगाता है, Q3 Q0 पर कितना बल लगाता है, और उन सब की वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए, आवेश Q1 के द्वारा, आवेश Q1 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल, तो जो आवेश Q1 है वो Q0 पर बल लगा रहा है। तो F01 वेक्टर बराबर कितना आएगा? अब दोस्तों यहां पर हम अप्लाई करेंगे कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम का सदिश रूप हम यहां पर पुट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, कूलाम का जो नियम है वो क्या है वो मैं यहां पर पुट कर देता हूं। कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का जो व्यंजक होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में R²। और यदि आप इसको सदिश रूप में व्यक्त करते हैं तो इधर भी आप एकांक सदिश लगा देंगे। तो F वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² R कैफ। और यदि यहां पर कि पहला आवेश दूसरे पर बल लगा रहा है या दूसरा आवेश पहले पर बल लगा रहा है, दूसरा जब पहले पर बल लगाता है तो इसको हम इस तरीके से पुट कर देते हैं। ये हमने कूलाम के नियम का जो सदिश रूप था उसमें देखा था, उसमें पढ़ा था। हम इसी फॉर्म को यहां पर यूज में लेने वाले हैं। देखिए,
आवेश Q1 के द्वारा Q0 पर, तो यहां पर Q1 Q0 पर बल लगा रहा है। इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि इधर वाला आवेश इधर वाले आवेश पर बल लगा रहा है, Q1 Q0 पर बल लगा रहा है, उसे हम F01 वेक्टर लिख रहे हैं। क्लियर? अब देखिए F01 वेक्टर की वैल्यू किसके तुल्य होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 कैप। इसको आप लोग समझ लीजिए कि ये हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखा है। इधर यदि आप एरो का निशान लगाते हैं तो इधर भी आप एकांक सदिश लगा देंगे। तो यहां तक आप लोगों को आ गया होगा समझ में। तो ये आ गई हमारे पास में समीकरण 1। फिर इसी प्रकार से आप देखेंगे आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो उस बल को हम पुट कर देंगे F02 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 कैप, और ये आ गई हमारे पास में समीकरण 2। सिमिलर तरीके से हमने पुट किया है। अब की बार आवेश Q2 Q0 पर बल लगा रहा है। ये रहा आवेश Q2 और ये इसे Q0 पर बल लगा रहा है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R02। एकांक सदिश R02 है, एकांक सदिश R02 कैप हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम देखेंगे Q3 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल, तो सिमिलर तरीके से ये भी आ जाएगा। आवेश Q3 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल उसे हम लिख देते हैं F03 वेक्टर से। ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 पर Q3 बल लगा रहा है, R03 इनके बीच के डिस्टेंस है, एकांक सदिश R03 कैप आ जाएगा। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इसे आप इक्वेशन नंबर ए दे दीजिए। 1 2 3 उधर हमने दे दी है। इसी प्रकार से हम देख लेंगे कि आवेश Qn के द्वारा Q0 पर कितना बल लगता है। तो आवेश Qn के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल, तो देखिए कितना बल लगाया जा रहा है। उस बल को हम पुट कर देते हैं F0n वेक्टर से। ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर R0n कैप, और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 1 2 3 और 4 को उठाकर हम समीकरण ए में पुट कर देंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत में इसे अप्लाई कर देंगे। तो समीकरण 1 2 3 व 4 को समीकरण ए में रखने पर, समीकरण 1 के अंदर रखने पर, तो देखिए दोस्तों क्या निकल कर आएगा। यहां से F01 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो F01 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो F0 वेक्टर इक्वल टू F01 की वैल्यू समीकरण 1 में, तो यहां पर पुट कर दीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 कैप प्लस समीकरण 2 पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप, फिर प्लस में इक्वेशन नंबर 3 F03 की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। सिमिलर तरीके से आती चली जाएगी।
वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं। और अंत का जो पार्ट है वो क्या निकल कर आएगा, इसी प्रकार से हम f0n का मान पुट कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर R0n कैफ। ये आ गया दोस्तों, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो राशियां इसमें से कॉमन आ रही है उसे हम यहां पर कॉमन ले लेते हैं। तो आप इसे गौर करके देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी पदों में से कॉमन आ रहा है। इसके साथ में आप देख रहे हैं Q0 भी कॉमन आ रहा है, Q0 भी सभी पदों में से कॉमन आ रहा है। तो जो राशि कॉमन आ रही है वो हमारे पास में है Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में कॉमन आ गई। दोस्तों ये जो Q0 है वो इस Q के नीचे वाले भाग में छोटा सा पार्ट लगा होता है, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट में लगा होता है नीचे और सुपरस्क्रिप्ट में लगता है ऊपर। तो ये सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है 0, इधर लगा हुआ है 01, ये 02। तो ये सबस्क्रिप्ट में बोला जाता है इनको। ये अलग अलग इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए हमने इनको सबस्क्रिप्ट में अलग अलग वैल्यूज पुट की है। तो देखिए दोस्तों, यहां से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो शेष रह गया Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 कैप प्लस यहां पर रह गया Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप, फिर प्लस Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर R03 कैफ डॉट डॉट डॉट, और अंतिम जो लास्ट का जो पद है Qn अपॉन R0n का स्क्वायर R0n कैफ। ये हमारे पास में कॉमन लेने के पश्चात रह गया है। अब इसे हम समेशन की फॉर्म में पुट करेंगे। समेशन के रूप में इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है देख लीजिए। समेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, F0 वेक्टर इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल टू 1 to n, I इक्वल टू 1 to n लिखा है। जहां पर ये 1 2 3 ये चेंजेज हो रहे हैं वहां पर हम I बराबर 1 2 3 से n तक पुट कर देंगे। ये आ गया QI अपॉन R0I का स्क्वायर R0I का कैफ, R0I का कैप। तो ये हमारे पास में आ चुका है बहुआवेशों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक। आप इस I का मान जब 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 कैप, फिर I बराबर 2 रखेंगे, I बराबर 3 रखेंगे और ऐसे ही n तक रखते जाएंगे। समेशन का मतलब है कि उनके मध्य आप जोड़ का निशान लगाते चले जाएंगे, योग का निशान लगाते चले जाएंगे। तो 1 रखेंगे ना, I का जब मान 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा Q1 अपॉन R01 कैप। फिर समेशन का मतलब होता है प्लस, तो प्लस का साइन लगा दिया। फिर I बराबर 2 रखेंगे तो Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप। मतलब यहां पर जो I है उसका मान आप चेंज करते जाएंगे। 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, तीसरा चौथा nवां पद आ जाएगा और सभी पदों के मध्य धनात्मक चिन्ह लेकर चलना है, योग का निशान लेकर चलना है। तो यह है समेशन की फॉर्म में और यह हमारे पास में आ चुका है अंतिम रिजल्ट। अंतिम रिजल्ट यही है, बहुआवेशों के निकाय में लगने वाले बल का व्यंजक यही है। अब दोस्तों यहां पर जो निकाय है इस पर कैसे, कौन सी डायरेक्शन में बल काम करते हैं। यदि हम इन आवेशों को धनात्मक कंसीडर कर लें तो Q1 है वो Q0 पर बल लगाएगा, वो इस दिशा में लगाएगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल काम करता है। और देखो
Q1 Q0 पर बल लगा रहा है तो इधर इसको इधर धक्का मारेगा। ये जो F01 है उसकी डायरेक्शन इधर होगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे Q2 Q0 पर जब बल लगाता है तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये F02 वेक्टर होगा। और आप Q3 के द्वारा लगने वाला बल वो इस तरीके इस डायरेक्शन में हो जाएगा, F03 वेक्टर, और इस nवें आवेश के द्वारा लगाया गया बल F0n वेक्टर इस दिशा में होगा। तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो दूर की ओर, आकर्षण बल लग रहा है तो एक दूसरे के नजदीक की ओर काम करता है। तो दोस्तों ये था अध्यारोपण का सिद्धांत और बहु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इस बहु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के व्यंजक पर आधारित एक न्यूमेरिकल प्रश्न, और उस न्यूमेरिकल प्रश्न से ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब यहां पर हम लेते हैं एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका छठा एग्जाम्पल है। देखिए दोस्तों उस एग्जाम्पल में क्या है, आप लोगों के सामने मैं एग्जाम्पल रख रहा हूं। एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है और उस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर Q परिमाण का आवेश रखा हुआ है। 3 समान आवेश रखे हुए हैं और उस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो स्मॉल l दे रखी है। तो हमें ये पूछा है कि इसके केंद्रक पर रखे किसी आवेश Q0 पर लगने वाला बल कितना है। तो यहां पर कोई आवेश रख दें, कैपिटल Q आवेश रख दें, तो उस आवेश कैपिटल Q पर लगने वाला बल कितना होगा। ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की पुस्तक का छठा एग्जाम्पल। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि जो समबाहु त्रिभुज है उसके केंद्रक पर रखे आवेश कैपिटल Q पर कुल बल कितना काम करता है। तो देखिए दोस्तों किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का जो फॉर्मूला होता है वो कूलाम के नियम से लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए यहां पर हमें आवेशों का परिमाण पता है, केवल डिस्टेंस ज्ञात करनी पड़ेगी। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, इसका मतलब है कि जो AB है वो बराबर है BC के और बराबर है ये AC के और इन सब का मान है L के। यहां पर तीनों शीर्षों पर रखे जो आवेश हैं Q1 Q2 Q3 वो Q के इक्वल है और केंद्रक पर जो आवेश है वो है कैपिटल Q और इस कैपिटल Q पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम केंद्रक से होती हुई गुजरने वाली रेखाएं हमने यहां पर खींची है। इस बिंदु को नाम देता हूं मैं O। तो हमें ज्ञात करना है एक तो AO कितना है, AO निकल जाएगा तो BO और CO भी उतने ही होंगे। AO के बराबर ही होगा BO और CO जो कि हमें ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए दोस्तों इस BC के ऊपर मैं एक नए बिंदु को जनरेट करता हूं जो कि A को D से मिला रहा है और O से होकर गुजर रहा है, केंद्रक से होकर गुजर रहा है। ये जो बिंदु है वो आप यहां पर देखेंगे कि बिंदु O है वो इस रेखा AD को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये है, इसको आप समझ लीजिए कि यदि आप AO बट्टे में हमारे पास में है AD तो इनका जो अनुपात होता है वो 2:3 होता है। AO इतना भाग है, AD इतना भाग है जो कि 2/3 के इक्वल होता है। AO हमें चाहिए जो कि 2/3 AD के बराबर होगा। अब AD किसके बराबर होगा, A से लेकर D तक ये वाली डिस्टेंस याद करनी है। ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस L/2 हो जाएगी, ये L है।
तो AD बराबर होगा, ये यहां पर इस ट्रायंगल ACD के अंदर एक भुजा है जो कि ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण है, इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए। तो AD बराबर आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब है AC का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर जो कि CD का स्क्वायर है के रूट के बराबर होगा। तो AD बराबर AC का स्क्वायर, AC यहां पर हमारे पास में है L, तो L का स्क्वायर माइनस CD यहां पर L/2 है, तो L/2 का स्क्वायर करेंगे तो L²/4, CD का मान L/2 है, स्क्वायर करोगे तो L²/4 हो जाएगा। इसका रूट कर दिया हमने, रूट ये हमने क्या लिखा है, ये लिखा है लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और उसके रूट के बराबर होता है लंब। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तब जाकर आया है। तो AD बराबर कितना निकल कर आ गया, यहां से देखिए L² कॉमन ले लेंगे तो 3/4 L² आ गया। AD बराबर हमारे पास में अंडरूट में 3/2 L आ गया, अंडरूट में 3/2 L। तो AO बराबर यहां से देख लीजिए, AO बराबर 2/3, AD का मान निकल कर आ गया है अंडरूट 3/2 L, तो 2 से 2 कैंसिल और इससे अंडरूट 3, इस 3 को हम अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3 लिख सकते हैं। 3 को अंडरूट 3 गुणा अंडरूट 3 लिखा जा सकता है, एक अंडरूट 3 से अंडरूट 3 कैंसिल हो गया, L बट्टे में अंडरूट 3। इस AO का मान हमारे पास में आ चुका है। तो AO, BO और CO इन तीनों का मान आ चुका है L बट्टे में अंडरूट 3, L बट्टे में अंडरूट 3 आ चुका है दोस्तों। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि A वाला जो आवेश है उसके द्वारा कैपिटल Q पर लगने वाला बल, B वाले आवेश के द्वारा, C वाले आवेश के द्वारा लगने वाले बल, तीनों बलों का मान ज्ञात करेंगे और फिर कुल बल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ये जो आवेश है A पर रखा हुआ है वो इधर इस डायरेक्शन में बल लगाएगा और उस बल को मैं F1 से पुट कर दूं। ये वाला जो आवेश है वो इस डायरेक्शन में बल लगाएगा, उसको मैं F2 से पुट कर दूं। इस आवेश के द्वारा लगने वाला बल F3 से पुट कर दिया जाए। तो एक एक करके इन सब का मान निकाल लेते हैं किसके तुल्य होगा। तो आवेश A पर रखे, आवेश A पर रखे आवेश द्वारा, A पर रखे आवेश द्वारा कैपिटल Q पर बल, कैपिटल Q पर बल, उसको मैंने लिखा है यहां पर F1 से, जो कि किसके बराबर होगा। देखिए बल का जो फॉर्मूला है कूलाम के नियम से लिख रहे हैं 1/4πε0। आवेश यहां पर तो कितना है Q, ये वाला आवेश कितना है कैपिटल Q, Q1 Q2 बट्टे में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है L बट्टे में अंडरूट 3, L बट्टे में अंडरूट 3 का स्क्वायर हो गया। और ये कौन सी दिशा में है, A से O की ओर, A से O की ओर, ये मैंने लिख दिया है A से O की ओर इसकी डायरेक्शन होगी, A से O दिशा में है ये। अब यहां पर आप देखेंगे इसी प्रकार से B पर रखे आवेश द्वारा कैपिटल Q पर बल, तो F2 से पुट कर दें 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q L बट्टे में अंडरूट 3 का स्क्वायर, और ये है B से O दिशा में, B से O दिशा में है। इसको ऐसे लिख दें कि इसकी डायरेक्शन B से O की ओर है। फिर इसी प्रकार से C पर रखे आवेश के द्वारा कैपिटल Q पर लगने वाला बल, जिसको हम F3 से पुट कर दें 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q बट्टे में L बट्टे में अंडरूट 3 का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन C से O की ओर होती है। ये हमारे पास में जो शीर्षों पर रखे आवेश हैं उनके द्वारा कैपिटल Q पर लगाए गए बलों के फॉर्मूले आ चुके हैं, F1 F2 F3 की वैल्यू आ चुकी है। कुल बल ज्ञात करना है, तो कुल बल के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लगने वाले बलों को घटकों में वियोजित कर देते हैं। घटकों में वियोजन आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो यहां पर समझ लीजिए। ये हमारे पास में है F1, ये है F2 और ये है F3।
और तीनों बलों के मध्य का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। मैं इसको इस तरीके से तोड़ लूंगा, तो ये इसके बीच का एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अब इनको घटकों में वियोजित करेंगे। यहां पर आप देख लीजिए कि इन तीनों फॉर्मूलों की सहायता से F1 का परिमाण, इनका F1, F2 और F3 का जो परिमाण है वो समान है, तीनों की वैल्यू समान है, डायरेक्शन AO, BO, CO की ओर है, और वैसे इनकी वैल्यू देखी जाए तो समान है, बिल्कुल एज इट इज है। और इन तीनों बलों को हम तीनों बल इक्वल हैं, तो अब यहां पर देखेंगे कुल बल कितना होगा। इसके लिए हम घटकों में वियोजन कर देते हैं, तो इसका इस डायरेक्शन में घटक देखेंगे F3 कोस 60 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में इसका घटक क्या हो जाएगा F3 साइन 60 डिग्री। इसका इस डायरेक्शन में घटक क्या हो जाएगा F2 कोस 60 डिग्री, इसका इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा F2 साइन 60 डिग्री। ये इन दो बलों को हमने घटकों में वियोजित कर लिया, इसको घटकों में वियोजित करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखेंगे यहां पर ये जो घटक हैं, इन घटकों को हम कहते हैं क्षैतिज घटक। F2 और F3 और F3 मान समान है, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसका मान F3 साइन 60, इसका मान F2 साइन 60 डिग्री। F2 और F3 का मान समान, साइन 60 डिग्री का मान समान, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए ये वाला इसको निरस्त कर देता है। तो क्षैतिज घटक परिमाण में समान और एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। अब ऊर्ध्वाधर घटक देखिए, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएंगे कि F2 cos 60 डिग्री, F3 cos 60 डिग्री, F2 cos 60 डिग्री, F3 cos 60 डिग्री, F2 और F3 का मान समान है, तो कुल बल कितना आ जाएगा, कुल बल। तो कुल बल के लिए मैं F से लिख दूं, जो कि F1 ये नीचे की ओर, माइनस साइन लगाकर F2 cos 60 डिग्री ये ऊपर की ओर लग रहा है, और F3 cos 60 डिग्री ये भी ऊपर की ओर लग रहा है। तो यहां पर आप देखिए कि F1, F2 और F3 तीनों का परिमाण समान है, तो F2 के स्थान पर आप F1 रख सकते हैं, F3 के स्थान पर भी आप F1 रख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में F1, माइनस में F2 के स्थान पर भी मैंने पुट कर दिया F1, ये cos 60 डिग्री पढ़ाई है, चाहे तो आप वैल्यू रख दीजिए, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, माइनस में F3 के स्थान पर भी हम क्या रख सकते हैं F1, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो F बराबर F1 माइनस में F1/2, F1/2, तो F1/2 F1/2 कितना हो गया, F1 हो गया, तो इसका मान भी 0 आ चुका है। तो ऊर्ध्वाधर घटक तो 0 थे ही, क्षैतिज घटकों का योग भी 0 आ चुका है, इसलिए हम कह देंगे कि इस आवेश कैपिटल Q पर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा। तो आवेश कैपिटल Q पर कुल बल, आवेश कैपिटल Q पर कुल जो बल है, कुल बल वो होगा 0, कुल बल 0 होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि कोई समरूप राशियां होती है, उन पर समरूप आवेश उपस्थित होते हैं, तो उन निकायों के मध्य बिंदुओं पर रखा जो आवेश है वो 0 बल महसूस करता है, उन पर लगने वाला बल 0 होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये हमारे पास में कोई वर्ग है, यहां पर यदि चारों शीर्षों पर समान आवेश हैं, चारों शीर्षों पर समान आवेश हैं, तो इनके विकिरण के प्रतिच्छेद बिंदु पर रखा जो कैपिटल Q आवेश है उस पर लगने वाला बल 0 होगा, क्योंकि ये वाला आवेश इस पर इधर बल लगाएगा, ये वाला आवेश इस पर इधर बल लगाएगा, ये वाला आवेश इस पर इधर बल लगाएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट में, ये वाला बल इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, कुल बल 0 होगा। इसी प्रकार से आयत में होता है। अब और यहां पर कौन सी कंडीशन हो सकती है 0 बल वाली, यदि ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो भी बल 0 होगा, क्योंकि ये वाला माइनस वाला बल इसको इधर लगाएगा, ये वाला इसको इधर लगाएगा, ये भी कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल हो ही रहा था। तो यदि आमने सामने के बल समान होते हैं, तो उन कंडीशन में वर्ग के शीर्षों पर, आयत के शीर्षों पर रखे जो आवेश हैं वो एक दूसरे के जो बल होते हैं निरस्त कर देते हैं, परिणामी बल 0 हो जाता है।
तो दोस्तों ये था हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का 6th एग्जाम्पल, और मुझे उम्मीद है ये जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये था बहुआवेशों के निकाय में जो एक अन्य आवेश हम रख रहे हैं उस पर लगने वाले बल का व्यंजक। मैं कुछ चीजें आपको और बता देता हूं कि आप बाहर से भी किसी निकाय के अंदर यदि आवेश रखते हैं, जैसे ये हमारे पास में Q1, Q2, Q3, Qn आवेश हैं। अब आप बाहर से कोई आवेश लेकर आ रहे हैं Q0, इसे हम बोलेंगे परीक्षण आवेश। क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है परीक्षण। परीक्षण का मतलब है अध्ययन करने के लिए जो आवेश यूज में लिया गया है, परीक्षणों के लिए जो आवेश यूज में लिया गया है वो परीक्षण आवेश होता है, अध्ययन हेतु यूज में लिया है। ये एक बिंदुवत आवेश होता है। ये जो आवेश है वो स्वयं में कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, ये हम मानकर चलेंगे। ये दूसरे आवेशों की स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं करता, ये हम मानकर चलते हैं। परीक्षण आवेश इस तरीके का आवेश होता है जो स्वयं में कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, स्वयं में दूसरे आवेशों की स्थिति में भी बदलाव नहीं करता, तो उस आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो, बहुआवेशों के निकाय में लगने वाले बल का व्यंजक। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।